Hi guys, hope you are doing well. You are welcome in Achievers Pathshala. Our today's topic is ratio analysis. Then let's start. जो हमारा आज का टॉपिक रेशियो एनालिसिस है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे क्या है ये कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटेंसी का। अगर आप 12th क्लास का अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो उसमें भी रेशियो एनालिसिस का टॉपिक आता है। अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या बीकॉम एमकॉम कर रहे हो तो उसमें भी रेशियो एनालिसिस आ जाते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ उसमें भी रेशियो एनालिसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं रेशियो एनालिसिस के। तो ऑल टुगेदर रेशियो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह आपका ये काम आएगा। ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, हर जगह रेशियो एनालिसिस जो है वो पूछा जाता है अगर आप कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड हो तो। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियो, इट इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। जो दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स जो भी एक्स एंड वाई, ठीक है, उनके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है कि क्या रिलेशन है इसमें। रेशियो एनालिसिस, इट इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू conduct a quantitative analysis of information in a company's financial statements. Ratio analysis is a study of relationship among various financial sectors factors in a business. Okay. अब देखिए क्या होता है कि आप मतलब कि हेल्थ चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है थर्मामीटर से पहले आपका क्या फीवर चेक करेगा कितना, तो वो भी एक स्केल में उसको नापेगा कि कितना है आपका सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट की आपको 100 है, 102 है, फीवर है, तो उसके बेसिस पे आपको वो ट्रीटमेंट करता है। तो उसी तरह से क्या हो, रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है, ठीक है, उसी को मेजर किया जाता है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो बिजनेस है, मेरा जो फॉर्म है, उसका हेल्थ जो है ठीक है, उसकी फाइनेंस जो है ठीक है, सही से सब कुछ चल रहा है, कैश फ्लो इनफ्लो सब कुछ ठीक से चल रहा है, प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट वगैरह में जो शो हो रहा है, हमारा लायबिलिटी कितना है, कितना हमारा कैपिटल है, ठीक है, कितना कितना कैसे जांच करूंगा मैं। तो उसके लिए टेक्निक चाहिए होता है, एक टेक्निक चाहिए होता है, हमें एक मेजरमेंट की जरूरत होती है कि हम इसे कैसे मेजर करें कि हमारा जो बिजनेस की हेल्थ है वो मतलब कि क्या है, सही पोजीशन में है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सही चल रही है तो वेल एंड गुड, फिर ये देखेंगे कि हम उसको और कैसे मतलब कि और फ्रूटफुल कैसे कर सकते हैं, उसको हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अकाउंटिंग रेशो, यही बोलता है। ओके, अब क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ रेशन। रेशियो आर एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फोर वेज। ठीक है, प्योर रेशियो, जो प्योर रेशियो होता है आपका 2:1 होता है। ठीक है, ऑल लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी रेशियोज एक्सप्रेस इन प्योर फॉर्म। जितनी भी आपकी जो है करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, टू ये सब मतलब इसको एक्सप्रेस किया जाता है प्योर, ये सब प्योर रेशियो कहलाते हैं। परसेंटेज 15% ऑफ ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, और टाइम्स लाइक फॉर मतलब कि इसमें आपका रेशियो के फॉर्म में आएगा, परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ठीक है, टाइम्स के फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जितने भी आपके टर्नओवर रेशियोज होते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जितने भी टर्नओवर रेशियोज वो आपके टाइम्स में होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके और ज्यादा समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं? तो लिक्विडिटी रेशंस, सॉल्वेंसी रेशंस एंड एक्टिविटी रेशियो, ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम कैसे नाम जानते हैं? टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी हम जानते हैं। और फोर्थ है हमारा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, जो नाम से ही पता लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टर्नओवर, कि कितना टर्नओवर हुआ है हमारे बिजनेस में, वो एक्टिविटी बताता है। सॉल्वेंसी रेशियोज, कि मतलब कि हम सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि आप जो है सही से, जो आपकी करंट एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो आपकी जो एसेट्स है, आपके जो एसेट्स है, इतने एसेट्स है कि आपकी जो है लाइबिलिटी को मतलब कि वो कर सके, मिटिगेट कर सके उसे, मतलब कि लायबिलिटी आने वाले फ्यूचर में पे किया जा सके। लिक्विडिटी रेशो होता है कि नियर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर इतनी आपकी
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए ताकि जो है अगर अगर उसको हमें पे करना पड़े लायबिलिटी तो हम पे कर सके। ठीक है, तो ये हेल्थ बताते हैं ये सारे रेशियोज के फॉर्मेट एंड मेजरमेंट के टेक्निक्स हैं। लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नाउ देखिए लिक्विडिटी रेशियोज, these measure short-term solvency, that is the firm's ability to pay its current dues in liquidity ratios. The following two ratios are included. देखो लिक्विडिटी रेशियो में आपका दो रेशियो आता है, करंट रेशियो इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का आप वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बीच बीच में ये नोट डाउन करते रहना आप। करंट रेशियो जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो भी हमारे कहलाता है। ठीक है, कई जगह आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई वर्किंग कैपिटल रेशियो बताओ, क्या बताओगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि करंट रेशियो ही आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो है। वर्किंग कैपिटल मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था, वर्किंग कैपिटल को हम फंड फ्लो भी बोलते हैं। ओके, लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ये लिक्विड रेशियो जो कहलाता है, क्विक रेशियो भी बोलते हैं और इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो करंट रेशियो हमारा क्या होता है? करंट एसेट, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है अपन में जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटीज है उनका टोटल। ठीक है, दोनों को करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका करंट रेशियो आ जाएगा। ओके, सिंपल है, इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज, तो करंट रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। करंट रेशियो करंट एसेट्स में कौन कौन से होते हैं? कैश हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए। ठीक है, जो 1 ईयर के अंदर जो है कैश की फॉर्म में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। जो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स भी आपके जो रिसीवेबल्स वगैरह होते हैं ये करंट एसेट्स में ही कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में वो पैसे आपको मिल जाएंगे, तो मैं कन्वर्ट हो जाएंगे 3-4 महीने में कैश में। तो यही होता है आपका करंट एसेट्स ऊपर में करंट लायबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है करंट एसेट्स। एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। करंट एसेट्स मतलब कि कब कब हम पता करेंगे करंट एसेट्स है? इट इज एक्सपेक्टेड टू realized or intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. ठीक है, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। यानी कि जो भी करंट एसेट्स मतलब कि होते हैं वो उस इस पर्पज से होने चाहिए कि मतलब कि उसका आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि व्यापार किया जा सके या उसका ट्रेड कर रहे हो आप। इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ। मैंने बोला था ना 1 ईयर के अंदर में वो जो रियलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, यही सेम मैंने आपको बताया था, कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज्ड टू सेटल एनी लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द, मतलब कि लायबिलिटी को जो है आप जो है मतलब कि वो कर सको, आप पूरा कर सको, पे कर सको, मतलब कि इतनी करंट एसेट्स आपकी होनी चाहिए। The following items are included under the current assets. करंट इन्वेस्टमेंट हो गए आपके, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे हुए करंट में, मतलब कि विद इन मतलब कि कुछ आपने शॉर्ट टर्म्स बॉन्ड्स खरीद रखे, ट्रेजरी बिल खरीद रखे जो 1 ईयर के भीतर में जो है आपके वो हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज हो गए आपके, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स हो गए आफ्टर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। आपने जो है शॉर्ट टर्म लोन लिया है, आपने किसी से बैंक से लिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, 14 डेज के लिए या 1 मंथ के लिए आपने, या ओवरड्राफ्ट लिया है। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं कि ये सब आपकी क्या है, ये सब करंट लायबिलिटीज आपकी कहलाएंगी। ठीक है, तो फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूड करंट एसेट्स, इसमें जो है आपके जो है टैब्स होते हैं। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांसेस टैक्स ओनली। ठीक है, अदर करंट एसेट्स कौन से? रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स ओनली। ये सब अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं। नाउ करंट लायबिलिटीज आपके कौन कौन से होते हैं? करंट लायबिलिटीज आपके होते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू सेटल इन एनी कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो आप जो है छोटे मोटे जो है वो जो है लोन जो आप लेते हो, मतलब कि विद इन 1 ईयर आपको जो है मतलब कि उसे पूरा करना होता है। इट इज हेल्ड प्राइमरीली for purpose of being traded. It is due to be settled within 12 months after the reporting date. 1 मंथ के अंदर में आपको सेटल करने होते हैं जो करंट लायबिलिटीज होती है आपको, 1 ईयर के अंदर में जो आपको सेटल करने होते हैं। ठीक है, एंड देन the company does not have an unconditional right to defer
settlement of liability for at least 12 months after the reporting period. Terms of liability that could at option of the counterparty results. तो नॉर्मली आपको करंट एसेट्स मालूम है, करंट लायबिलिटीज मालूम है, ठीक है? तो करंट टोटल करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, करंट रेशियो आ जाएगा आपका. द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटीज. शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स हो गए आपके, ट्रेड पेबल्स हो गए, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हो गए, अदर करंट लायबिलिटीज हो गए, शॉर्ट टर्म्स प्रोविजंस वगैरह सारे करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं आपके. नोट डाउन कर लेना. सिग्निफिकेंस क्या है? It assesses the ability of a business to pay its short term liability on time. कि आप टाइम पे जो है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है आपकी विद इन 1 ईयर जो है आप उसको पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये इस चीज को मेजरमेंट करता है. कि ऐसा तो नहीं है कि हम पे ही नहीं कर पाए अपनी शॉर्ट टर्म. हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है, ओके, परचेज किया है, 3 महीने का हमें टाइम दिया, 3 महीने के अंदर में उसे पे करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो अपने क्रेडिटर्स को पे ही ना कर पाए. यही चीज को एसेस करता है ये करंट एसेट्स रेशो, करंट रेशो. आइडियल रेशो हमारा 2:1 माना जाता है करंट रेशो का. ये ध्यान रख लेना, आइडियल रेशो क्या होता है? 2:1. इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में. इट इज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट. A low ratio indicates that company cannot meet its short term liability on time. अब मतलब कि अपना जो लाइबिलिटी है शॉर्ट टाइम में चुका नहीं पाएगी अगर लो हुआ तो. A high ratio indicates that funds have not been used efficiently and like idle. यानी कि अगर लो है इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि आपके जो करंट एसेट्स है उसका सही से आपने यूटिलाइज ही नहीं किया, सही से यूज ही नहीं हो पाया वो, ठीक है? तो मतलब कि वो आइडल पड़े रहे, एक ऐसी पड़े हुए करंट एसेट्स जो आपके स्टॉक्स है, आपकी इन्वेंट्री वगैरह ऐसी पड़ा हुआ है, उसको आप बेच ही नहीं रहे मार्केट में, बेच ही नहीं रहे, ट्रेड ही नहीं हो रहा आपका. तो ये है, ये भी शो करता है कि वो आइडल पड़े हुए हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो ट्रेड में नहीं आ पा रहे हैं. Okay? तो ये मेजरमेंट है हमारा. क्विक रेशियो, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ क्विक एसेट्स विद करंट लायबिलिटीज. करंट रेशियो क्या होता है? सॉरी, करंट रेशियो हमने पढ़ लिया था. अब क्विक रेशियो में यहाँ पे क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज आ जाता है यहाँ पे. क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स यहाँ पे आ जाता है. इसमें जो है आपका क्या क्विक रेशियो में आपका आगे देखते हैं क्या है. क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री, माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, एक्रूड इनकम, ये सब आपका घटा देते हैं. करंट एसेट्स में आप इन्वेंट्री हटा दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है आपने पे करे हुए हैं प्रीपेड, वो सब हटा दोगे, और एक्रूड इनकम हटा दोगे. क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में अदर करंट एसेट्स. यानी कि जो उसके करंट एसेट्स के जो इक्विवेलेंट करंट एसेट्स होते हैं ना, उनको आप जो है घटा दोगे. इन्वेंट्री हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आप माइनस कर दोगे, ठीक है? तो ये आपका क्विक एसेट्स आ जाएगा. सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट एसेस द एबिलिटी टू बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्रॉम्प्टली. मतलब तुरंत ही आप पे कर सको उसको. इट इज आइडियल रेशियो क्या होता है क्विक रेशियो का? क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो जो 1:1 होता है, जो बेस्ट माना जाता है. It is better indicator of liquidity as some current assets are not easily convertible into cash. It is better to indicate, better indicator है कि liquidity as some current assets are not easily convertible into cash. अब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ये तो नहीं कि भाई तुरंत ही आपका सेल हो जाएगा, तुरंत ही खरीदने के लिए कोई आ जाएगा, इसलिए इन्वेंट्री तो माइनस कर दोगे ना, ठीक है? देन सॉल्वेंसी रेशियो आ जाता है आपका. तो क्विक रेशियो आपने समझ में आ गया. क्विक एसेट्स जो है उसकी करंट लायबिलिटीज वगैरह हो गए. क्विक एसेट्स के कैलकुलेशन बता दिया था मैंने आपको क्या होता है. क्विक करंट एसेट्स माइनस में करंट ये इन्वेंट्री वगैरह, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह देते हैं. देन आ जाओ सॉल्वेंसी रेशियो से बात. सॉल्वेंसी रेशियो आपका क्या होता है? Solvency ratios conveys an enterprise ability to meet its long-term obligations when they become due. Long-term जो loans होती है, liabilities होती है, उनको आप टाइम से चुका पाओगे नहीं चुकाओगे, वही solvency ratio चेक करता है. इसमें क्या आ जाता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो. इक्विटी रेशियो आ गया आपका, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो आ गया, प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया. ये 4 तरह के होते हैं. डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. चारों आप याद कर लेना, इनके फॉर्मूले तो जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है.
फॉर्मूले आपको इसके रेशियोज के जरूर याद होने चाहिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेब्ट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स हो गए। इनके बीच में जो है रिलेशनशिप बताता है कि कितनी आपकी कॉस्ट है, कितनी आपका डेब्ट है, ठीक है, और कितनी आपकी जो है शेयर होल्डर्स फंड, कितनी आपकी जो लायबिलिटीज वगैरह है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में ऊपर क्या आ जाएगा? डेब्ट। डेब्ट क्या होता है आपका? कर्जा। कर्जा जो भी आपने कहीं से लोन वगैरह लिए हुए हैं आपने, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैंक से अगर लिया तो वो हो गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। इसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दोगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो इसके फॉर्मूले का देखो इसके जो नेम है ना स्टार्टिंग में डेब्ट इक्विटी, इसी में इसका फॉर्मूले का फॉर्मूला छिपा हुआ है डेब्ट इक्विटी। डेब्ट पहले आता है, इक्विटी बाद में आता है। ऊपर डेब्ट को रखोगे, नीचे इक्विटी के रखोगे, बन गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। सिंपल। ठीक। और डेब्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और इक्विटी क्या हो? शेयर होल्डर्स फंड हो गए आपके। डिवाइड करो, डेब्ट इक्विटी रेशियो बन गया आपका। कोई मुश्किल नहीं है इसको याद करने में, इस फॉर्मूले को। डेब्ट इक्विटी रेशियो इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशियो। आगे बढ़ते हैं। डेब्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं? डेब्ट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपने लिए हुए, प्रोविजंस है आपके बना रखे आपने। फिर आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से शेयर कैपिटल हो गया आपका, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, नॉन, तो इसमें से क्या करोगे? ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये सब जो है ये सब उसको मतलब माइनस कर दोगे। और दूसरा क्या होता है? ये सब सिंपल है, ऐसी बता रखा है कि आपको डिनोट कर रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, डेट्स क्या होते हैं। सिंपल है, आपको मालूम ही है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इट असेसेस द लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये लॉन्ग टर्म में अपनी जो लायबिलिटी को मीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी कंपनी, ये चीज बताता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अपने डेब्ट को चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी। आइडियल रेशियो इसका 2:1 माना जाता है। 2:1 इट इज कंसिडर बेस्ट बट इट शुड नॉट बी मोर देन दिस। बस इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2:1 इसका आइडियल रेशियो माना जाता है, नोट डाउन कर लेना। अब आता है हमारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। देखो इसमें भी आपके टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, इसमें भी आपके इसके नेम में ही आपका फॉर्मूला छिपा हुआ है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट्स। डेट्स क्या होते हैं मैंने बताया था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपके डेट्स होते हैं। ठीक, लॉन्ग जो आपको चुकाना है, पे करना है बाहर लॉन्ग टाइम में। तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स, तो ये क्या होता है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो होता है। इट शोज द रिलेशनशिप, टोटल एसेट रिलेशनशिप बताता है किसमें? टोटल एसेट्स और डेब्ट्स में रिलेशनशिप बताता है। टोटल आपके कौन से सारे? इसमें आपका फिक्स्ड एसेट्स आ गए सारे, टेंजिबल इंटेंजिबल सब आ गए, सारे एसेट्स आ गए। जो भी आपके पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, इंटेंजिबल्स आ गए। और टेंजिबल में आपकी जो मशीनरीज आ गई, मशीनरीज फिक्सचर्स ये सब आ गए। प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई आपकी, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। प्लस में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गए, करंट एसेट्स हो गए, इसमें सब आ जाता है। ठीक है, टोटल एसेट्स में क्या, नाम से ही पता लग रहा है टोटल एसेट्स, यानी कि जितना भी आपका एसेट्स है सब ऐड हो जाएगा इसमें। ओके, टोटल एसेट्स। देन डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक, डेट्स हो गए आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। Significance, it measures the safety margin available to the providers for long-term loan. Ideal ratio, no ideal ratio, no ideal, but high ratio indicates higher safety to lenders and low ratio represent the risky position. इसका ध्यान रख लेना। आपका क्या होता है आइडियल रेशियो? इसका क्या होता है? जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा कंपनी के लिए, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा ये रेशियो ज्यादा होगा। कौन से रेशियो? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा आपका एसेट्स होगा और लायबिलिटी से जितना ज्यादा आपका एसेट्स होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा कि आप सही टाइम पे जो है लॉन्ग टाइम में अपनी लायबिलिटी को मीट करोगे। तो हायर रेशियो, हायर सेफ्टी टू लैंडर्स, लैंडर्स के लिए सेफ्टी मतलब सेफ्टी पर्पज से अच्छा माना जाता है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हो गया आपका। इसमें रेशियो एनालिसिस में हर जगह आप देखोगे उसके नाम में ही फॉर्मूले छिपे हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने में मतलब कि ये लॉजिकली आप इसको यूज करना। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है?
It shows the relationship between the proprietor's fund, oblique shareholders fund and total assets of the business. अब क्या है, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड किसका होता है? प्रोप्राइटर्स का होता है. टोटल एसेट्स से डिवाइड कर दोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को, प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगा. प्रोप्राइटरी रेशो. ओके, प्रोप्राइटरी रेशो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. इसको 2-3 बार मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, याद हो जाएगा. प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स. प्रोप्राइटर्स फंड्स क्या होते हैं? शेयर कैपिटल, ये बताई था अभी थोड़ी देर पहले. शेयर कैपिटल हो गए, रिजर्व्स हो गए, सरप्लस माइनस में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगी, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड ही नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, तो उसे तो हटा ही दोगे ना आप. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? It measures the proportion of total assets financed by the proprietors of the business. It shows the safety margin available to the lenders of the business as they are certain portion of the shareholders in the business. Ideal ratio क्या है? No ideal ratio, but high ratio, high safety lenders. Low ratio to represent the risky position. Low ratio मतलब होता है risky position lenders के point of view से. तो ये हो गया आपके प्रोप्राइटरी रेशो. प्रोप्राइटरी रेशो में क्या होगा कि आपके जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, measures the proportions of total assets financed by the proprietors. यानी कि प्रोप्राइटर ने, यानी कि जो बिजनेस का वो है, मालिक है बिजनेस का, ओके, उसने जो पैसा लगाया है उसको सही से टाइम से पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा. बिजनेस का ऑनर, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं? बिजनेस के ऑनर ही कहलाते हैं ना वो. आपने पढ़ा होगा अगर 11th क्लास में जो है इक्विटी शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह पढ़े होंगे तो पता होगा आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बिजनेस के ऑनर होते हैं. तो ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक है, तो इक्विटी से प्रोप्राइटर का हो गया. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है, तो टोटल एसेट्स से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये रेशो आ गया. ये बताता है कि आप जो जितने ज्यादा मतलब कि इसका रेशो आएगा, ये हाई रेशो इसका यही बताएगा कि आप जो है मतलब कि मालिक का जो है पैसा जो है, जो फंड इसमें लगा हुआ है, इसमें शेयर जो लगा हुआ है, वो मतलब कि रिस्क में नहीं है. ये प्रोप्राइटरी रेशो हो गया. अब आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इंटरेस्ट कवरेज रेशो. This ratio establishes the relationship between the net profit, uh, before interest and interest payable on long term debts, fixed interest charges जो होते हैं, जो हमें देना ही देना है. Interest cover, net profit for interest and taxes जो advance taxes वगैरह हो गए. Net profit before interest and tax, before जितना भी मतलब इंटरेस्ट पे करने से पहले, जो भी आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं इसे. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान रख लेना, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसको डिवाइड कर दोगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा आपका. ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना आप तो. EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. नोट डाउन कर लेना. जैसे नेट प्रॉफिट वही होता है आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सिंस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टेकन टू कैलकुलेट दिस रेशियो इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस. ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. यानी इसमें ये बताता है कि आपका जितना नेट प्रॉफिट हुआ है, आप उसमें अपने जो इंटरेस्ट पे कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे. यही रिलेशनशिप बताता है कि आप इंटरेस्ट जो आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट जो हमेशा देना ही देना है, आपको चार्ज जो देना है, वो आपको पे कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट को मतलब कि कवर, देखो नाम से पता लगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंटरेस्ट को कवर कर रहा है. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपकी इतनी है कि आपके इंटरेस्ट को कवर कर ले, ठीक है, उसको पे कर सके. इंटरेस्ट कवरेज यही बताता है. तो क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज.
इंटरेस्ट जितना फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज होगा उससे डिवाइड कर दोगे। हाई रेशियो इज बेटर फॉर लेंडर्स एज इंडिकेट्स हायर सेफ्टी मार्जिन। जितना हाई होगा इसका हाई रेशियो का मतलब यही है कि आप जो आपकी जो इंटरेस्ट जो है उसको जो है इजीली पे कर सकते हो। हाई रेशियो इसका अच्छा माना, जितना लो होगा उतना सही नहीं माना जाता। पार्टीज इंटरेस्टेड इन द रेशियो डिबेंचर होल्डर्स एंड लेंडर्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जिन्होंने बिजनेस को लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, और डिबेंचर्स जिन्होंने खरीदे हुए कंपनीज के तो उनके इंटरेस्ट डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है जो फिक्स्ड है, जो देना ही देना है आपको 12% अब डिवेंचर्स पे देना ही देना है, तो आप उसे पे करो। इंटरेस्ट आपको पे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, जो फिक्स्ड है आपका, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको यही बताता है। देन गाइस आते हैं हम अब एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, थर्ड है हमारा। टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। ये हमेशा आपके किस में आता है? टाइम्स में आता है। टाइम्स में स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, डाटा टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक ही बोलते हैं। इसको ध्यान रखना नाम जो है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसको ट्रेड पेबल्स और पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो चौथा है आपका। चार तरह के टर्नओवर रेशियोज हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर। देखो दो तो आपको ये पता लगे, डेटर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, चार। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहलाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दिस रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स सोल्ड किया उसकी जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू गेन करने में जो आपने की कॉस्ट लगी है उसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए particular period of time and cost of average inventory during a particular period. It is expressed in number of times, ये टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। देखो क्या होता है स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दोगे, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इन्वेंट्री इन्वेंट्री वो एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दोगे। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? एवरेज इन्वेंट्री आपका निकलेगा, ये देखिए चेंज इन ओपनिंग, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, पहले देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा माइनस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में। ये फॉर्मूला याद कर लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस प्लस में जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया दोबारा? ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा तरीका क्या है? सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जितना भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ है माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका रेवेन्यू रेवेन्यू उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आप माइनस कर दोगे। हाँ, जितना भी आपका सेल्स हुआ है, सेल्स में आपकी कॉस्ट इंक्लूड होती है नहीं होती है? सेल्स में आपकी कॉस्ट इंक्लूड होती है, आपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ते हो ना, तो उसमें से अगर टोटल सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, ये दो कई तरीके होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के। एक तो वो तो बताया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इनको आपको याद कर लेना है और इनको लॉजिकली सोचना भी है। और दूसरी बात, जहाँ पे लॉजिकल, अगर आपको सेल्स दिया हुआ है खाली, अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, कैसे निकालोगे? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा आपका। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वही सब बताने के फॉर्मूले, नथिंग एल्स। मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना चेंज आया आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री कौन सा हो गया? एवरेज इन्वेंट्री हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री हो गया आपका। देन आगे देखते हैं क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, और एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, ये एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है। एवरेज स्टॉक कुछ नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो दिस शोज हाउ क्विकली इन्वेंट्री सोल्ड, ये बताता है कि कितनी जल्दी हमारा इन्वेंट्री जो है मतलब कि सोल्ड हो जाता है। जनरली हायर रेशियो इज कंसीडर्ड बेटर, बट वेरी हाई रेशियो shows over trading, and low ratio means the stock is piled up and
ओवर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर लो रेशो है तो इसका मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री आपकी इकट्ठी हो रही है, बिक नहीं रही है, आइडल पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि अच्छे सिम्टम्स नहीं माने जाते। ठीक, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका कैसे निकलता है? आपको आई होप पता लग गया होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ, इंटरेस्ट आप हटा देना, ठीक है, इंटरेस्ट हटा देना आप, इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेंट्री होना चाहिए यहाँ पे, बाय मिस्टेक ये हो गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। दूसरा तरीका है ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। ये दो तरीके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? एवरेज इन्वेंट्री निकालोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। अगर ज्यादा है इन्वेंट्री टर्न रेशियो तो इट इज बेटर, अगर कम है तो पता लगे आपके इन्वेस्ट आपके मतलब कि इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है, बिक नहीं रही, आइडल पड़ी हुई है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। देन हो गया क्लियर। अब आते हैं हम डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आपके जो डेटर्स है वो कितनी जल्दी जो है आपके जो है कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कितनी जल्दी जो है आपके डेटर्स जो है मतलब कि पैसा चुका दे रहे हैं। ओके, तो यही डेटर टर्नओवर रेशियो बोलता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज डेटर्स। ये भी टाइम्स में मेजर किया जाता है। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का रेशियो या डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है? एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर से डिवाइड कर दोगे आपके नेट क्रेडिट सेल्स को, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट सेल्स। डेटर कैसे, जिनको आपने उधार दिया होगा वो क्या हो गए? नेट क्रेडिट सेल्स हो गए। नेट क्रेडिट सेल्स को मतलब कि आप एवरेज से, एवरेज डेटर रिसीवेबल से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका डेटा टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकले? टोटल सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न हो गए, रिटर्न इनवर्ड्स माइनस में कैश सेल्स, ये सब माइनस कर दो, क्योंकि कैश में भी बिका होगा ना टोटल सेल्स में। तो टोटल सेल्स में से आप क्या, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स और कैश सेल्स, ये सारे माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालोगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ओपनिंग ओपनिंग रिसीवेबल्स कितने थे आपके और क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने थे? ओपनिंग ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही करा जैसे हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या था, हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, तो आपके क्या हो गए? एवरेज रिसीवेबल्स आ गए। तो डेट और क्रेडिट सेल्स यानी कि टोटल आपने कितना उधार दिया है, तो क्रेडिट सेल्स को आप डिवाइड कर दोगे एवरेज रिसीवेबल्स से, तो आपका क्या आ जाएगा? डेटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। रिसीवेबल्स आर टेकन बिफोर डिडक्टिंग एनी प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ये इसकी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थ्योरीज है, जस्ट देखने कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता देता, नहीं तो फिर स्किप करते हैं। दिस इज हाउ क्विकली कैश इज रियलाइज, वही बताया था कि कितनी जल्दी आपके कैश में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा टर्नओवर रेशियो यही बताता है कि आपके डेटर्स कितनी जल्दी जो है मतलब कि आपके कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। जनरली हायर इज द रेशियो, मोर एफिशिएंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जितनी जल्दी आपका ये रिसीव रिसीव हो जाएंगे, उतनी जल्दी उतना बेनिफिट होगा आपका, उतनी जल्दी आप प्रॉफिट रियलाइज कर पाओगे, रेवेन्यू रियलाइज कर पाओगे। और जो है ये सब रेवेन्यू और प्रॉफिट ये सब जल्दी रियलाइज करोगे तो अपनी लायबिलिटी को जल्दी पे कर सकते हो। फिर आपको रॉ मटेरियल परचेज भी तो करना है। अगर आप टाइम से आपको क्रेडिटर्स ने और सॉरी डेटर्स ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप अपने क्रेडिटर्स को कैसे पे करोगे जिससे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है? तो इसलिए जितनी जल्दी ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इट इज बेटर फॉर बिजनेस। अब आ जाता है हमारा क्या, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स सेम वैसी था जैसे कि हमने डेटा टर्नओवर रेशियो था। इसमें आ जाएगा आपका नेट क्रेडिट परचेज, आपने जितना भी उधार में खरीदा है, इसमें कितना आ जाएगा? जितना भी आपने उधार में खरीदा है वो सब आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज।
और एवरेज क्रेडिटर्स वही ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके कितने थे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने थे, उनको डिवाइड करोगे 2 से तो एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएगा। नेट तो टोटल क्रेडिट परचेज को आप डिवाइड कर दोगे एवरेज क्रेडिटर से तो आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस में परचेज रिटर्न हो गए, रिटर्न आउटवार्ड्स हो गए जो आपने वापस कर दिए गुड्स, वो सब माइनस कर दोगे नेट परचेजेस में से। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए टोटल परचेज माइनस कर दोगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने आपको बता, ये आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, खैर ये हटा देना। यहाँ से टोटल रिसीवर्स आ गए, रिसीवर्स नहीं होंगे यहाँ पे सारे, वो होंगे क्या कहते हैं आपके जो क्रेडिट ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। ये आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेना अपने नोट्स में, ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखना और क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की बात आ गई है। ओके, तो इसे हम हटा देना क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज क्रेडिटर्स पेबल्स आना चाहिए, ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय 2 ये आना चाहिए था, इसे स्किप कर देना आप। Now, if details regarding cash on credit purchase is not given, then all the purchases are taken on the credit basis. अगर आपको डिटेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि भाई कितना मेरा नेट परचेजेस है, तो आप जितना भी परचेज मेंशन होगा वो सारा का सारा जो है आपका हो जाएगा आपका परचेज, वो नेट परचेजेस माना जाएगा। If details regarding opening and closing values trade payables not given, then closing trade payables are used for calculation of this trade. आपको डिटेल्स नहीं दिया गया है कि कितना ओपनिंग है कितना क्लोजिंग है, देन जो क्लोजिंग जो भी मेंशन होगा वही उसी के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे। दिस शोज हाउ क्विकली कैश इज पेड, ये शो करता है कितनी जल्दी जो है आपने अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हो। ये रेशो यही बताता है कि कितनी जल्दी आप क्रेडिटर्स को पे कर सकते हो और कितनी जल्दी आपको जो है कैश आ जाता है, आप पे कर देते हो। जनरली लोअर द रेशियो इंडिकेट द मोर क्रेडिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियोज। तो ये रेशियोज भी आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ अब आते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज। वर्किंग कैपिटल रेशियोज क्या होता है? इट establishes the relationship between the net working capital and revenue from operations. वर्किंग कैपिटल आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स को डिवाइड कर दोगे आप नेट वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा आपका। ये क्या नेट वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू ऑपरेशन, ये नेट सेल्स, दैट इज नेट सेल्स होता है। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकल, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस में करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होती है आपकी। These ratios can also be calculated on the basis of cost of revenue from operation. Cost of goods sold के बेस पे भी ये रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। Okay, this ratio is calculated in times. This ratio, तो वही आपका नेट वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दोगे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, नेट सेल्स को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दोगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा आपका। क्या किससे डिवाइड करोगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल को से डिवाइड करोगे किसको, अपने नेट सेल्स को। नेट सेल्स को डिवाइड करोगे फ्रॉम, तो ये आ जाएगा वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा। द रेशियो इंडिकेट नंबर ऑफ टाइम्स वर्किंग कैपिटल इज टर्न ओवर द रिलेशन विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर अ ईयर। जनरली हायर रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आता है हमारा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जाता है, these ratios are these ratios are used to assess the profitability or earning capacity. Profitability ratio जैसे नाम से ही पता है, प्रॉफिटेबिलिटी नाम से पता है कि अर्निंग कैपेसिटी मेजर करता है कि बिजनेस कितनी जल्दी करती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है, ऑपरेटिंग रेशियो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 तरह के होते हैं, जल्दी जल्दी इनको पढ़ते हैं। ऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर शोन इन परसेंटेज फॉर्म। तो ये आपके रेशियोज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, ये परसेंटेज में निकलेगा आपका। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया आपका। जनरली हाई रेशियो अच्छा माना जाता है
ऑपरेटिंग रेशियो कैसे बना जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू में 100। ठीक है, ग्रॉस ऑपरेटिंग रेशियो। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये बता रखा है क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस नेट परचेजेस। ठीक है। तो गाइस इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो 3 तरह के आपके मैंने टर्नओवर रेशियोज बता दिए मैंने आपको। और आपको मैंने वो स्टार्टिंग में बताया सॉल्वेंसी रेशियोज बता दिए कौन कौन से होते हैं। तो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। इस वाले को हम नेक्स्ट क्लास में हम इसे कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो देन, थैंक यू गाइस। अब जो अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ्रेंड्स को शेयर करना। तो इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और उसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू, बाय बाय।